Hello friends, welcome back to my YouTube channel Arts Students Corner. So today we are going to start a new chapter, that is Politics of Plant Development Chapter 3. बुक का नेम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. इसका हम लोग चैप्टर 3 अभी कंटिन्यू करेंगे. स्टार्ट करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट. इससे पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इंट्रो दिया हुआ है चैप्टर का, इसको पढ़ लेंगे. सो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ आएगा. अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं. अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठिएगा, उसे आपको समझने में आसानी होगी. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टैम्प्स दिए गए हैं. देख सकते हैं आप लोग, किसी में ट्रेन बना हुआ है, किसी में इंजन है, किसी में डैम है. व्हीट रिवोल्यूशन को कोई शो कर रहा है. हीराकुद डैम को कोई शो कर रहा है, और कोई रिफाइनरी को शो कर रहा है. ऐसे ही बहुत सारा बनाया हुआ है. तो इसके बारे में नीचे दिया हुआ ज़रा हम लोग पढ़ लेते हैं. Stamps like these issued mostly between 1955 and 1968. तो depicted a vision of plant development, left to right, top to bottom. दामोदर वैली, भाखड़ा डैम, चितरंजन लोकोमोटिव्स, गुवाहाटी रिफाइनरी, ट्रैक्टर, सिंदरी फर्टिलाइजर्स, भाखड़ा डैम, इलेक्ट्रिक ट्रेन, व्हीट रिवोल्यूशन, हीराकुद डैम, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री. तो आज़ादी के बाद के शुरुआती 2 दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए, और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की भूमिका मुख्य रही. इस तरह के डाक टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है, और आजकल ऐसे डाक टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते. तो यहाँ पर बहुत सारे दिखाए गए हैं. दामोदर वैली, भाखड़ा डैम को दिखाया गया है, चितरंजन लोकोमोटिव्स को दिखाया गया है, गुवाहाटी रिफाइनरी, ट्रैक्टर, सिंदरी फर्टिलाइजर्स, भाखड़ा डैम, इलेक्ट्रिक ट्रेन, व्हीट रिवोल्यूशन जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया, फिर हीराकुद डैम, और लास्ट में ये है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री. अब हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रो. In the last 2 chapters, we have studied how the leaders of independent India responded to the challenges of nation building and stabilizing democracy. पिछले 2 चैप्टर्स में अध्यायों में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया. लेट अस नाउ टर्न टू थर्ड चैलेंज. 2 चैलेंजेस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम इस चैप्टर में थर्ड चैलेंज के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें. That of economic development to ensure well-being of all. यह चुनौती आर्थिक विकास की थी ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके. As in the case of the first 2 challenges, our leaders choose a path that was different and difficult. पहली 2 चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना. In this case, their success was much more limited, for this challenge was tougher and more enduring. तो आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी. In this chapter, we study the story of political choices involved in some of the key questions of economic development. इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे. एंड ऐसे कुछ सवाल हैं जैसे कि व्हाट वेर द की चॉइसेस एंड डिबेट्स अबाउट डेवलपमेंट. विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए. विच स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड बाय आवर लीडर्स इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स एंड व्हाई. तो पहले 2 दशक में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया. थर्ड है व्हाट वेर द मेन अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस स्ट्रेटजी. इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रहीं और इसकी सीमाएं क्या थीं. फोर्थ है
वाई वॉज दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी abandoned इन द लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे हमें इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, उसके टॉपिक्स की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसका कि मतलब होता है नियोजित विकास की राजनीति। पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं थी। और डेवलपमेंट मतलब विकास, प्लान्ड मतलब होता है नियोजित। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसको फटाफट से शुरू कर लेते हैं। As the global demand for steel increases, Odisha, which has one of the largest reserves of untapped iron ore in the country, is being seen as an important investment destination. तो इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। The state government hopes to cash in on this unprecedented demand for iron ore and has signed Memorandum of Understanding (MOU) with both international and domestic steel makers. उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। The government believes that this would bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities. सरकार सोच रही थी कि इस राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। The iron ore resources lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal districts of the state. तो लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में हैं, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट द सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लिवलीहुड। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छीन ली जाएगी। The environmentalists fear that mining and industry would pollute the environment. पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। The central government feels that if the industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investments in the country. और केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश के पूंजी निवेश को भी बाधा पहुंचेगी। कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस? इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? व्हाट आर देयर की पॉइंट्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन विच एवरीवन कैन एग्री? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सकें? कैन दिस इशू बी रिजॉल्व इन अ वे विच सेटिस्फाइज ऑल द वेरियस इंटरेस्ट? और क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? एज यू आस्क दिस क्वेश्चंस यू वुड फाइंड योर सेल्फ फेसिंग येट बिगर क्वेश्चंस। आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा। What kind of development does Odisha need? उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? Indeed, whose need can be called Odisha's need? और दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए? पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, यानी कि कंटेस्ट मतलब क्या होता है? आप लोगों ने जानते ही आप लोग कंटेस्ट होते रहते हैं, तो उसी से बना है कंटेस्टेशन। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन यानी कि पॉलिटिकल टकराव।
अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। These questions cannot be answered by an expert. Decisions of this kind involve weighing the interest of one social group against another, present generation against future generation. इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है। In a democracy, such major decisions should be taken or at least approved by the people themselves. किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूर होनी चाहिए। It is important to take advice from experts on mining, from environmentalists and from economists. खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। Yet the final decision must be a political decision taken by people's representatives who are in touch with the feelings of the peoples. लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। After independence, our country had to make a series of major decisions like this. आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। Each of these decisions could not be made independent of other such decisions. इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। All these decisions were bound together by a shared vision or model of economic development. सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूं कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। Almost everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice. लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। It was also agreed that this matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmers themselves, that the government should play a key role in this. इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। There was disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए। Was it necessary to have a centralized institution to plan for the entire country? इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? How much importance was to be attached to the needs of justice if it differed from the requirements of economic growth? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा। Each of these questions involved contestation which has continued ever since. इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं। Each of the decision had political consequences. जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। Most of these issues involved political judgment and required consultations among political parties and approval of the public. इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था और साथ ही साथ जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। That is why we need to study the process of development as a part of the history of politics in India. इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। तब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पिंक बॉक्स दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। इन द मतलब क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिण पंथ। In the politics of most countries, you will always come across references to parties and groups with a left or right ideology or leaning.
जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। These terms characterize the position of the concerned groups or parties regarding social change and role of the state in effecting economic redistribution. आपने ऐसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा। दक्षिण पंथ अथवा वाम पंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। द left often refers to those who are in favor of the poor, downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections. The right refers to those who believe that free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy. वामपंथ में से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। और दक्षिण पंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। कैन यू टेल विच ऑफ द पार्टीज इन 1960s वर राइटिस्ट एंड विच वर द लेफ्ट पार्टीज? तो क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? वेयर वुड यू प्लेस द कांग्रेस पार्टी ऑफ दैट टाइम? आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ रखेंगे? समझ गए होंगे आप लोग कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ लेफ्ट। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की धारणाएं। इसको पढ़ लेते हैं, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट को। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है बोलने में। आप लोग को क्या, आप लोग को सुनना है, केवल समझना है बुक खोल के। अच्छा है, हम भी ऐसे करते थे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ज़्यादा बहुत बात करने से टाइम पास हो जाता है, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। फटाफट शुरू करते हैं। वेरी ऑफन दिस कंटेस्टेशन इन्वॉल्व्स द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता था। द एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा shows us that it is not enough to say that everyone wants development. उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। For development has different meanings for different sections of the people. जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अलग अलग अर्थ होते हैं। Development would mean different things. For example, to an industrialist who is planning to set up a steel plant, to an urban consumer of steel, and to the Adivasi who lives in that region. Thus, any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debates. तो मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति, इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा तीनों के लिए। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। The first decade after independence witnessed a lot of debate around this question. आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। It was common then, as it is even now, for people to refer to the West as the standard for measuring development. उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized countries for the West. तो आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। This is how common people as well as experts thought. It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West, which involved the breakdown of traditional social structures and the rise of capitalism and liberalism. माना जाता था कि पश्चिमी मुल्क की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों ने आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना तोड़ दी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा।
Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress, and scientific rationality. This kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing, or underdeveloped. आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। On the eve of independence, India had before it two models of modern development: the liberal capitalist model as in much of Europe and the US, and the socialist model as in the USSR. आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। और दूसरा समाजवादी मॉडल था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। You have already studied these two ideologies and read about the Cold War between the two superpowers. हमने ये पढ़ चुका है कोल्ड वॉर में, उसके लिए फिर से मैं वीडियो डालूंगी। तो आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of the development. These included not just the leaders of the Communist Party of India but also those of the Socialist Party and leaders like Nehru within the Congress. उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित हुए थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। There were very few supporters of the American style capitalist development. अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। This reflected a broad consensus that had developed during the national movement. आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। The nationalist leaders were clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government. राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। It was clear moreover that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। For some, there were debates among them. For some, industrialization seemed to be the preferred path. For others, the development of agriculture and in particular alleviation of rural poverty was the priority. नेताओं ने इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को मैंने जो अब तक पढ़ाया है वो आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और मैं ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।